Assalamualaikum students. Now, basically today we will discuss a new topic, that is the vacuum technology. This vacuum technology is experimental. Main topic of this experimental physics. I already told you that the vacuum technology is very much important for experiments performed in laboratory. First of all, we discussed this vacuum technology from three different books. I gave you vacuum reading material in your Google Classroom, that the books are Modern Vacuum Physics, A User's Guide to Vacuum Technology, and the Basic Vacuum Technology, that is the second edition. And I probably use this book for your lecture. Basically, these three links are given in your Google Classroom. So you can check from these books from your Google Classroom reading material topic. Basically, in this basic vacuum technology, we discuss different vacuum parameters, and we discuss the low vacuum, high vacuum, extreme vacuum, medium vacuum. We discuss all these factors. Okay. Basically, this is the book. Next, हम इसका next पेज ओपन करते हैं. नेक्स्ट पेज ये है इसका, क्योंकि थोड़े से बुक जो है वो डिफरेंट तरह की बुक है, तो आपको ये जो लिंक जो मैंने आपको दिया हुआ है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह से आपको इसको ओपन करना पड़ेगा. ये आपके पास कंटेंट सारे गिवन हैं. ठीक है, इसमें मतलब आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पहले गिवन होगा, और उसके बाद आपने इसके मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग, आयंस, मैसेज ऑफ एटम्स, बॉन्डिंग एनर्जी एंड टेम्परेचर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये सब जो है आपको मैंने वैसे ये पीडीएफ फाइल भी दे दी है. लेकिन अगर आपको वहाँ से क्लियर नज़र नहीं आता तो आप जो है वो इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोगों ने इस तरह से इसको ओपन करना है, क्योंकि ये बुक इस तरह से ही गिवन है. ठीक है, तो आपने ये कंटेंट्स वगैरह आ जाएंगे. अब आपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ से शुरू करना है. ठीक है, तो इसको आप जब आके यहाँ से क्लिक करेंगे तो अच्छा ये भी नहीं आया. अब हम नेक्स्ट एक्स देख लेते हैं, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा. ये भी नहीं है. आगे नेक्स्ट आपके पास ये, इसको तरह से करेंगे. नेक्स्ट आप एक और इसको क्लिक करें तो फिर हमारे पास आई थिंक यहाँ देखें वैक्यूम वाला पेज ओपन हो गया. ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन बताना है कि व्हाट इज वैक्यूम. तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमने आपको पता है कि वैक्यूम जो है दैट इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ अ गैस अंडर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, जब गैस की कंडीशन जो है वो ऐसी हो कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसकी वैल्यू, उस गैस की वैल्यू कम हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो फिर हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, दैट कंडीशन इज वैक्यूम. ठीक है, the vacuum environmental plays a basic and indispensable role in present day technology. बेसिकली हमारे पास वैक्यूम क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे तभी हम एक्यूरेट मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़, एक्सपेरिमेंटल डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं. इट हैज़ एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज. Okay, where it is used by engineers, scientists and technologists for a variety of purposes. ठीक है, बेसिकली
बेसिकली ये हर जगह यूज़ होती है, कहाँ कहाँ पे, इंडस्ट्री में, रिसर्च में एंड लेबोरेटरीज में। किसके कौन यूज़ करता है? इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है। द रीजंस फॉर दिस रेंज ऑफ एप्लीकेशंस विल बी डिस्कस्ड शॉर्टली। हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इट इज़ नेसेसरी टू कमेंट ऑन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अभी हम क्या ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम ये क्या बताएंगे? पहले, सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स प्रेशर यूज टू स्पेसिफाई अ वैक्यूम। वैक्यूम को स्पेसिफाई करने के लिए हम जो यूनिट्स यूज करते हैं वो वही यूनिट्स होते हैं जो प्रेशर के यूनिट्स होते हैं। एंड टू एस्टेब्लिश द रेंज ऑफ वैक्यूआ इन्वॉल्व। The standard international unit of pressure, we know that is Pascal, which is equivalent to a force 1 Newton per square meter. ये तो हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया होता है, तो हम ये इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं प्रेशर का? दैट इज जो अगर हम पास्कल इसको कहते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। But it is still very common to use the millibar which is not an SI unit. हम millibar भी use करते हैं प्रेशर को डिफाइन करने के लिए। the millibar is used throughout this. अब हमारे पास बेसिकली जब हम वैक्यूम के यूनिट्स लिखते हैं तो वो हम millibar में लिखते हैं। It is a convenient and acceptable unit because in the majority of application of vacuum technology, the concept of force per unit area is not relevant. ठीक है। हमें मतलब जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया जो पास्कल का हमारा यूनिट होता है वो हमारे वैक्यूम के केस में हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि अब फोर्स हमने कैलकुलेट करें या उसका एरिया बताएं तो वो मुश्किल हो जाता है, तो हम सिंपल जो इसका यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ मिलीबार। ठीक है। We are more likely to be interested once our purpose is defined in the density of molecules in the working volume which contains the vacuum. बेसिकली हमारे पास वैक्यूम क्या है? वैक्यूम ये है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी स्पेस या किसी जगह पे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे वो उतना ही हमारे पास वैक्यूम क्रिएट होगा। ठीक है। तो हमारे डिपेंड किस पे करता है? कि डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के कितने वहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। Furthermore, it can be assumed that for some purpose, yet many laboratories will have equipment which is calibrated in other units such as torr. अच्छा, कभी कभी ये भी है कि तो मिली बार भी तो नो कॉमनली हम हर जगह पे मिली बार ही यूज करते हैं, लेकिन कुछ लेबोरेटरीज में ऐसे इक्विपमेंट्स भी हैं जो किसी और यूनिट पे भी कैलिब्रेट होते हैं, मतलब किसी और यूनिट पे भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है, और दीज यूनिट्स आर टॉर। ठीक है। वैसे बेसिकली प्रेशर के तीन यूनिट्स होते हैं। एक हम पास्कल भी लिखते हैं, इसका हम टॉर भी लिखते हैं, और हम मिलीबार भी लिखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज यूनिट्स, अब इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है? 100 पास्कल जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 मिलीबार। ठीक है। और 0.76 टॉर, ये रिलेशनशिप है कि अगर हमारे पास पास्कल जो है वो 100 होगा तो वो 1 मिलीबार के इक्वल होगा और 0.76 टॉर के इक्वल होगा। In fact, in many applications, we are often interested only in the order of magnitude of the pressure. And then we can reasonably ignore the difference between the millibar and the torr. The range of pressures encountered in the applications of vacuum extends over more than 15 orders of magnitude, and it is used to divide the total pressure range into 5 regions. अच्छा, ये तो अभी हमने इनके दरमियान में कंपैरिजन कर लिया कि हमने कहा कि अगर 100 पास्कल होगा तो 1 मिलीबार के इक्वल होता है, 0.76 टॉर के इक्वल होता है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? एक तो वैक्यूम हमने क्रिएट करना है। वैक्यूम कैसे क्रिएट होगा? जब हमारे पास डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी स्पेस में वो कम होती जाएगी तो वैक्यूम क्रिएट होगा। यानी कि हम वो वाली कंडीशन लेकर आएंगे जब हमारे पास जो गैस कंडीशन है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब ये है कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट रेंजेस के वैक्यूम क्रिएट हो सकते हैं, और हम उन रेंजेस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इट इज यूजफुल टू डिवाइड द टोटल प्रेशर रेंज इनटू 5 रीजन। ठीक है। तो अब हमारे पास किस किस तरह के वैक्यूम क्रिएट होते हैं? लो वैक्यूम,
medium vacuum, high vacuum, ultra high vacuum, and extreme high vacuum. Okay, what is low vacuum? Low vacuum is atmospheric pressure to 1 millibar. जब हमारे पास थोड़ा सा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जाते हैं तो वहां से हम 1 मिलीबार तक जो है वो हमारे पास कौन सा वैक्यूम क्रिएट होता है? लो वैक्यूम। ठीक है। हाई वैक्यूम और मीडियम वैक्यूम क्या है कि जब 1 मिलीबार से हम 10⁻³ मिलीबार तक जाते हैं। ठीक है। तो 1 मिलीबार से 10⁻³ मिलीबार तक हम जब जाते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं दैट इज द मीडियम वैक्यूम। हाई वैक्यूम कौन सा होगा? जब 10⁻³ से 10⁻⁻8 मिलीबार तक जाएंगे। और अल्ट्रा हाई वैक्यूम जो है वो 10⁻⁸ से 10⁻12। और एक्सट्रीम हाई वैक्यूम कब होगा? जब हम 10⁻12 से भी नीचे चले जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास एक्सट्रीम हाई वैक्यूम होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास कितना होता है? कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास जो है जनरली होता है 1 मिलीबार। अच्छा चलें, ये तो ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अच्छा 760 mmHg होता है। और हम इसको लेते हैं पास्कल में 1013.25 HPa और 1013.25 मिलीबार। अच्छा, ये दोनों सेम है, HPa है ना। ठीक है। तो हमारे पास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से टू 1 मिलीबार आ जाएगा। और मीडियम वैक्यूम जो है 1 मिलीबार टू 10⁻³ मिलीबार। हाई वैक्यूम है 10⁻³ टू 10⁻8 मिलीबार। अल्ट्रा हाई वैक्यूम 10⁻8 मिलीबार टू 10⁻12 मिलीबार। एंड लेस देन 10⁻⁻12 दैट इज द अल्ट्रा हाई वैक्यूम। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि हम इन सब कैटेगरीज को, इन सब जो है वो रेंजेस को, रीजन्स को हम डिस्कस करेंगे इस केस में। तो हमारे पास ये है कि बेसिकली सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? लो वैक्यूम। ठीक है। लो वैक्यूम में हम ये कहते हैं in this region in which the pressure is still a significant fraction of the atmospheric pressure। यानी कि तकरीबन हम atmospheric pressure पे ही ये वैल्यू लेते हैं। बस इससे atmospheric pressure से थोड़ा सा है हम और मतलब हम कम कर देंगे इसकी वैल्यू को, मतलब वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास लो वैक्यूम आ जाएगा। द मेन प्रॉपर्टी इज द फोर्स exerted due to the pressure difference between atmosphere and the vacuum. This it is used for mechanical handling, vacuum forming and vacuum breaks। ठीक है। सबसे पहले मेरे इस रीजन में क्या होता है कि हम जो है वो स्टिल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम थोड़ा सा जब वैक्यूम क्रिएट करते हैं वो वाली कंडीशन लेकर आते हैं जब वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है गैस की कंडीशन। तो उस वक्त जो है हमारे पास लो वैक्यूम होता है। और इसमें ये होता है कि फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द वैक्यूम। और ये किस लिए यूज होता है? जब हम कोई भी छोटा सा काम कोई भी कर रहे हो, मैकेनिकल हैंडलिंग, या हम कह सकते हैं कि वैक्यूम हमें मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए और हम अपना काम चलाने के लिए थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम ब्रेक्स जो होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या हो सकता है? वैक्यूम ब्रेक्स। ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड इन द degassing of fluids and for vacuum impregnation in certain electrical components where, for example, dissolved air is removed from a fluid to improve its electrical
इंसुलेशन। अच्छा ये क्या है डी गैसिंग? डी गैसिंग क्या चीज़ है? डी गैसिंग बेसिकली हमारे पास क्या है, डी गैसिंग से क्या समझ आ रहा है? डी गैसिंग का मतलब ये है कि अगर हम किसी जगह से गैस को रिमूव कर दें। डी गैसिंग जो है वो हम इसको डिफाइन अगर करें तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डी गैसिंग इज द लिबरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम सर्टेन प्लेस, ठीक है, एंड इट में ऑकर डायरेक्टली ड्यूरिंग, मतलब बेसिकली डी गैसिंग की डेफिनेशन अगर हम लिखें, गैसिंग डेफिनेशन, degassing, also known as degasification, is the removal of dissolved gases from liquids, especially water or aqueous solution. Basically, हम removal, degassing का मतलब ये है removal of gases from fluids, from liquids या कोई भी fluids, removal of dissolved gases from liquids, especially water or aqueous solutions. There are numerous methods for removing gases from liquids. The formation of gas bubbles when a liquid is frozen can also be undesirable, necessitating degassing beforehand. बेसिकली आपने सिर्फ ये याद रखना है कि डीगैसिंग ऑफ फ्लूइड्स क्या है, कि इसमें हम रिमूव करते हैं डिजॉल्व्ड गैसेस को फ्रॉम फ्लूइड्स, ठीक है, dissolved gases from fluids, and for vacuum impregnation। अच्छा ये इसका क्या मतलब होगा? वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन, वैक्यूम वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन। वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन भी जो है वो हम लोग यही लेते हैं कि हमारे पास जो है वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन इज प्रेफर्ड, मतलब बेसिकली हमारे पास है इज द प्रोसेस दैट बेसिकली हमारे पास वैक्यूम इम्प्रेग्नेटेड का मतलब है, वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन आल्सो नोन एज पोरस मेटल सीलिंग और पोरोसिटी सील इज अ प्रोसेस यूज्ड टू सील पोरोसिटी in metal castings via the application of vacuum pressure। अच्छा ये हमारे पास है वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन जो है, अभी हम ये लाइन आप लोग कभी ये ना पढ़ें क्योंकि ये थोड़ा सा आगे हम इसकी डिटेल में करेंगे कि बेसिकली ये हम क्यों यूज़ करते हैं। वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन क्या क्या मतलब है कि जैसे आप कोई आपके पास इक्विपमेंट होता है ना, तो आप अगर उस इक्विपमेंट में अगर हम कहीं से लीकेज हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया किसी भी चैम्बर के अंदर, किसी भी स्पेस, आप कोई भी, चलो एक रूम ही ले लेते हैं, हम छोटा सा रूम ले लेते हैं, अब उस छोटे से रूम में हमने हर जगह पे उसको क्लोज कर दिया, उसमें हमने मतलब डिफरेंट उसको हमने बिल्कुल क्लोज कर दिया, कंप्लीटली सील कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको कंप्लीटली सील कर दिया और हमने एक किसी तरीके से उस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दिया कि हमें पता है कि उसमें कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी गैस, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल वो स्पेस मतलब वैक्यूम है, उसके अंदर कोई भी कुछ भी, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, कोई गैस नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर क्या होगा कि अगर उसमें कहीं पे भी जो है वो कोई ऐसा होल रह गया है कि जहाँ से थोड़ी सी लीकेज हो रही है, तो उसको जो है फिर हम वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं जो हम उस रूम में लेना चाहते हैं, वो रिजल्ट्स हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएंगे। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन इन सर्टेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन वो होती है जहाँ पे हमारे पास कोई भी मतलब वैक्यूम क्रिएट ना हो रहा हो और कोई भी लीकेज हो रही हो, कोई भी लीकेज की वजह से हमारा वैक्यूम डिस्टर्ब हो जाए। अगर हम लो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं तो वो लो वैक्यूम फिर दोबारा से हमारे पास ख़त्म हो जाए, वैक्यूम वहाँ पे ना रहे, तो हम उसको कहते हैं कि वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन हो गई है, ठीक है। मतलब और वो किसमें हो सकती है? इन सर्टेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल डिसॉल्व्ड एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ फ्लूइड
to improve its electrical insulation. इसलिए हम क्या कहते हैं कि वो एयर को रिमूव कर देते हैं फ्लूइड से, ताकि हमारे पास कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, हमारा वैक्यूम खराब ना हो। चले, ये तो हो गया हमारे पास लो वैक्यूम की बात। अब हम मीडियम वैक्यूम की बात करते हैं। मीडियम वैक्यूम मैंने आपको पहले भी बताया वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 मिली बार से 10⁻³ मिली बार। The application in this range are extensive and include processes such as vacuum drying भी होती है इसके अंदर। ड्राइंग जब हम ड्राइंग करते हैं ना, मीन्स के कोई किसी जैसे कोई भी क्लोथ है उसको ड्राई करते हैं तो तब भी हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वैक्यूम नहीं क्रिएट करते। वैक्यूम ड्राइंग, वैक्यूम फ्रीज, ठीक है, ड्राइंग फॉर द फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी होता है। वैक्यूम डिस्टिलेशन फॉर द केमिकल इंडस्ट्री, डिस्टिलेशन वगैरह जब हम करते हैं तो केमिकल इंडस्ट्री में भी वैक्यूम जो है वो यूज़ होता है। In many of these processes, an important factor which has to be considered is the vapor pressure of the fluid. Vapor pressure जो है वो, vapor pressure क्या होता है? Vapor pressure, वेपर प्रेशर जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो वेपर प्रेशर जो है द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू चेंज इनटू द गैसियस और वेपर्स। मतलब जो मटेरियल है जो हमारे पास लिक्विड है, तो लिक्विड जो है वो जब गैसियस स्टेट में जाता है या वेपर स्टेट में जाता है तो उसको हम वहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, फ्रीक्वेंटली वाटर। हमें ये कंसिडर करना पड़ता है वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। It is necessary that the pressure in the system should be less than the saturated vapor pressure of the fluid at the appropriate temperature. ठीक है, अब हमारे पास जो है वो इसमें ये कंसिडर करना पड़ता है कि the pressure in the system should be less than the standard vapor pressure of the fluid at the appropriate temperature. Thus, in vacuum drying at room temperature, vacuum drying at room temperature, the pressure must be less than about 1 millibar. Whereas for vacuum freeze drying in the range -50 degree centigrade to -180 degree centigrade, the pressure must be in the range of 10⁻². यानी वैक्यूम ड्राइंग के लिए तो हमें रूम टेम्परेचर पे भी हम बस थोड़ा सा 1 मिलीबार से अगर हम कम करें प्रेशर को तो फिर हम वैक्यूम ड्राइंग कर सकते हैं। लेकिन वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग के लिए हमें टेम्परेचर लो हो जाता है तो प्रेशर मस्ट बी इन द रेंज ऑफ, हमारा कितना होना चाहिए, -2 मिलीबार। The effect of the vapors on the vacuum pump must also be taken into। अच्छा, ये जो सारा कुछ वैक्यूम क्रिएट करते हैं ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वैक्यूम किससे क्रिएट किया जाता है, बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। पंप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी नहीं पढ़े, हम सिर्फ अभी रेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं। हर रेंज में हर वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के पंप्स चाहिए होते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हमें पंप्स की ज़रूरत होती है, और वो पंप्स जो है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट। लो वैक्यूम में कैसा पंप यूज़ होता है, मीडियम वैक्यूम में कैसा, हाई में कैसा, अल्ट्रा हाई में कैसा, एंड एक्सट्रीम हाई वैक्यूम में कैसा पंप होगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। बेसिकली हमने जब भी आप जैसे लो वैक्यूम लिखेंगे तो हमने वहाँ पे बताना है कि कौन से प्रोसेसेस यूज़ होते हैं, कौन से प्रोसेस में ये वैक्यूम पंप लो वैक्यूम यूज़ होता है, कौन से प्रोसेसेस में मीडियम वैक्यूम यूज़ होता है। जैसे यहाँ मीडियम वैक्यूम में हम वैक्यूम ड्राइंग, वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग, ठीक है, और वैक्यूम डिस्टिलेशन, इनमें हम यूज़ करते हैं मीडियम वैक्यूम। ठीक है, और जब हमारे पास हाई वैक्यूम होता है, नेक्स्ट जो है वो हाई वैक्यूम है। द हाई वैक्यूम रीजन हैज़ वेरी मैनी एप्लीकेशंस, उसमें ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं हाई वैक्यूम की, which include the production of special materials for the metallurgical, electronics and aircraft industries, and other processes such as electron beam welding in TV, X-ray and gas chambers tubes। अच्छा, ये देखें एक्सरे का वर्ड भी यूज हुआ है।
गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स जो होती हैं, मतलब ज़्यादातर जो सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें हम हाई वैक्यूम क्रिएट करते हैं। हाई वैक्यूम की रेंज क्या है, 10⁻³ टू 10⁻8 मिलीबार। इतना मैक्सिमम, इतना वैक्यूम मैक्सिमम ठीक होता है किसी भी थोड़ी एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए। ये वाला जो वैक्यूम है हाई वैक्यूम, ये ठीक होता है। Electron microscopy and particle accelerators, it is necessary to use high vacuum. Perhaps the most important process in this pressure range is that of vacuum evaporation of thin films for lens blooming. अब इसमें ये है कि थिन फिल्म्स जो है वो अगर हमने बनानी हो, थिन फिल्म्स का भी मैंने आपको शायद बताया होगा क्लास में कभी, थिन फिल्म्स कैसे बनती हैं। आप लोगों ने स्लाइड्स देखी होंगी, जो स्लाइड्स ग्लास स्लाइड्स अक्सर आप हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप लोग यूज़ करते होते थे। इसमें आप स्लाइड्स पे कोई भी बैक्टीरिया या वो सब कुछ आप लोग रख के तो आप लोग माइक्रोस्कोप में देखते थे। लेकिन अगर वो आप लोगों ने नहीं भी किया तो सिंपल ग्लास स्लाइड जो है वो आप सर्च कर लें गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा ग्लास स्लाइड क्या होता है। अब ग्लास स्लाइड जो है वो हम यूज़ करते हैं और हम उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं ग्लास स्लाइड को। ठीक है, ग्लास स्लाइड को भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के सबस्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं हम, और भी यूज़ कर सकते हैं हम। अभी मैं सिर्फ ग्लास स्लाइड्स की बात करूँगी। अच्छा, वो जो ग्लास स्लाइड है वो अगर हम चैम्बर में रखते हैं, चैम्बर क्या है, चैम्बर होता है फॉर एग्जांपल मैं आपको किस तरह यहाँ पे बता दूँ, लेकिन जो चैम्बर होता है ना वो आप एक क्लोज्ड एरिया समझ लो। क्लोज्ड एरिया, वो क्लोज्ड एरिया जहाँ वैक्यूम हो। वैक्यूम हम जब क्रिएट करते हैं, कोई भी थिन फिल्म बनाते हैं ना, तो हम उस वैक्यूम जो है उसको तकरीबन हाई वैक्यूम की रेंज में लेके जाते हैं, मतलब 10⁻³ टू 10⁻⁻8। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, हम थिन फिल्म उसके अंदर हमने उसको थिन फिल्म बनानी है ना, तो अब हमने क्या करना है, उस ग्लास स्लाइड को उस चैम्बर के अंदर रख देना है। ठीक है, अब उस चैम्बर के साथ जो है हमने पंप्स अटैच किए हुए हैं और वो पंप हम ऑन कर देंगे और उसमें वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब उसमें मतलब हम ये जो ग्लास स्लाइड है वो पहले ही अंदर रख देंगे, क्योंकि जब हम चैम्बर में वैक्यूम पंप लगा देते हैं ना, तो वो जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है चैम्बर फिर ओपन नहीं करना होता। चैम्बर में हम पहले ही ग्लास स्लाइड रख देंगे। ठीक है, ग्लास स्लाइड हम वहाँ पे रख देंगे और हमने जिस चीज़ की भी फिल्म बनानी है इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल हमने कैडमियम सल्फाइड की फिल्म बनानी है उस ग्लास स्लाइड के ऊपर। अब कैडमियम सल्फाइड एक सॉल्ट है, ठीक है, आपको पता है ना कैडमियम सल्फाइड जो होता है वो सॉल्ट होता है। अब वो सॉल्ट हमने पाउडर फॉर्म में उसके अंदर किसी भी छोटे से मतलब बर्तन तो नहीं हम उसको कह सकते, बोट कहते हैं हम, एक वर्ड यूज करते हैं बोट। बोट वो वाली नहीं जो आप कश्ती चला रहे हो, बोट की शक्ल होती है, उसकी शक्ल होती है लेकिन छोटा सा बना होता है ना, तो वो बोट, BOAT, बोट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, वो बोट जो है वो हम उसमें वो सैंपल वो पाउडर डाल के रख देते हैं CDS। ठीक है, अब वो CDS हमने अंदर रख दिया चैम्बर में और हमने वहाँ पे ग्लास स्लाइड भी उसके साथ कहीं पे अटैच, उसके ऊपर ऐसे अटैच कर देते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर ना। वो ऐसे चैम्बर होता है जिसमें हम नीचे अगर बोट है इसके अंदर पाउडर पड़ा हुआ है तो हम बिल्कुल उसके ऊपर जो है ना उसको अटैच कर देते हैं, किसी भी चीज़ के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम दो तरह के काम कर रहे होते हैं। एक तो हम उस चैम्बर में पहले हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब हमने दोनों चीज़ें रखी, चैम्बर को क्लोज करेंगे बहुत अच्छा सा साफ करके, हर चीज़ क्लीन करनी होती है क्योंकि हमारे पास कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रहनी चाहिए उसके अंदर, ताकि ये ना हो कि हमारे रिजल्ट्स ख़राब हो जाएं। ठीक है, हमने फिल्म बनानी है ना, और ऐसी साफ बिल्कुल ऐसी क्लियर क्लीन फिल्म होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ग्लास स्लाइड को भी बहुत अच्छा मतलब क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद बोर्ड को भी क्लीन करते हैं, फिर हम पाउडर डालते हैं, फिर हम उसके बाद उसको जो है चैम्बर को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, चैम्बर को हमने क्लोज कर दिया, फिर हमने क्या किया, वैक्यूम पंप को ऑन कर देते हैं। वैक्यूम पंप जब हम ऑन करते हैं, अभी हमने पीछे से इसको करंट यानी वोल्टेज नहीं देनी, क्योंकि हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी क्या होगा कि वो जो हमारे पास पाउडर फॉर्म में CDS था ना, वो
मेल्ट होना शुरू होगा। जब वो मेल्ट होगा उसमें फ्यूम्स आएंगे, तो वही फ्यूम्स जो है वो हमारे पास जाके ग्लास स्लाइड के ऊपर अटैच हो जाएंगे, जिससे हमारे पास फिल्म बन जाती है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने उन दो चीज़ों को रख दिया चैम्बर के अंदर, हमने उसको क्लोज कर दिया चैम्बर को। अब हमने वैक्यूम पंप ऑन कर दिया। वैक्यूम पंप ऑन करके हम उसे ऑन कर देंगे, उसमें देखते रहेंगे घंटा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, जितना भी टाइम लगे। हमने ये चेक करना है कि हमारा वैक्यूम जो है वो 10⁻³ टू 10⁻8 की रेंज में आ गया। यानी अगर हमें फॉर एग्जांपल 10⁻6 ही चाहिए, तो हम 10⁻6 तक ले जाएंगे। जब स्केल जो है 10⁻6 तक चला जाएगा, तो फिर हम क्या करना है, उस वक्त हम क्या ऑन करेंगे, हम उस वक्त जो है वो हीट ऑन करेंगे, और हम उसको हीट देंगे बोट को, जिसमें हमारे पास CDS पड़ा हुआ है। जब हम उसको बोट को हीट देंगे, तो वो जो उसके हीट से हीटअप होने से वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बोट के अंदर CDS जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। वो जब मेल्ट होगा तो फ्यूम्स बनेंगे, स्टीम जब आएगी फ्यूम्स बनेंगे, और वो फ्यूम्स जो है वो जाके बोट, क्योंकि वो हमने बिल्कुल उसके ऊपर रखा था ना ग्लास स्लाइड को, तो वो जो फ्यूम्स होंगे वो ग्लास स्लाइड पे आके अटैच होते जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास एक खूबसूरत सी प्यारी सी जो है वो फिल्म बन जाएगी। तो फिल्म्स के लिए, थिन फिल्म्स के लिए भी हमें वैक्यूम जो चाहिए होता है, दैट इज हाई वैक्यूम। ठीक है, और ये लेंस ब्लूमिंग एंड द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। CDS जो है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, तो वो उसकी मैन्युफैक्चर के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं हाई वैक्यूम। नियरली ऑल ऑफ दीज एप्लीकेशंस रिक्वायर्स द मीन फ्री पाथ, the average distance traveled by gas molecules between collisions be greater than the dimensions of vacuum chamber. अच्छा, ये जो है वो हमारे पास मीन फ्री पाथ जो है, हम यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन कुलियंस। ठीक है, अब ये इसमें ये है कि बेसिकली जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स में कुलियन भी होगा। ठीक है, और वो जितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे उतना ही हमारे पास जो है वो अच्छा फिल्म बनेगी। ठीक है, मतलब अगर हमने हीटअप किया तो हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फिर कुलियन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। The approximate value of the mean free path in terms of the pressure P measured in millibar is given by the equation. mean free path की जो वैल्यू है वो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, 0.007 डिवाइडेड बाय P। P क्या है हमारे पास, प्रेशर। ठीक है, तो जितना भी हमारे पास प्रेशर होगा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेशर 10⁻⁻6 है, प्रेशर ही हम लेंगे ना, वो बेसिकली हमारे पास वैक्यूम, अगर हम ले रहे हैं वैक्यूम की रेंज जितनी भी, वो हमारे पास प्रेशर है। बेसिकली प्रेशर हम जितना जितना कम करते जाएंगे उतना हमारे पास वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा, तो वो P हमारे पास प्रेशर है। तो 10.007 डिवाइडेड बाय P in centimeter. Thus, at a typical high vacuum of 10 raised to the power minus 3 millibar, the mean free path is about 7 meter, which is greater than the dimensions of typical laboratory vacuum chambers. ठीक है, ऐसे हमारे पास 0.007 है अगर, तो 0.007 डिवाइडेड बाय P है आपके पास, डिवाइडेड बाय P, P है मल्टीप्लाई बाय 1007 मीटर, 7 मीटर आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया हाई वैक्यूम। फिर हमारे पास है अल्ट्रा हाई वैक्यूम। अच्छा, अल्ट्रा हाई वैक्यूम जो है वो हमारे पास
ultra high vacuum है, the pressure in the atmosphere is about 10 raised to power minus 10 millibar at a height of 10 raised to power 6 meters, so that sum the pressure in the atmosphere is about 10 raised to power minus 10 millibar at a height of 10 raised to power 6 meters, so that some space simulators require ultra high vacuum. On the other hand, research in thermonuclear fusion uses ultra high vacuum, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जहाँ पे हमारे पास रिसर्च होती है वहाँ पे हम अल्ट्रा हाई वैक्यूम यूज़ करते हैं in order to achieve extremely high gas purities when ultra pure gases are backfilled into vacuum chambers. In this pressure range the mean free path is very large. ठीक है, इस रेंज में तो यहाँ पे अगर हमने जो पहले वाला केस में पढ़ा था ये अल्ट्रा हाई वैक्यूम में देखें, हाई वैक्यूम में हमने पढ़ा था तो ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मिली बार के लिए हमारे पास जो है वो मीन फ्री पास 7 मीटर के इक्वल आया था। तो जब हम और हाई वैक्यूम के लिए करेंगे तो हमारे पास जो है वो मीन फ्री पाथ और ज़्यादा आ जाएगा। to achieve high when ultra pure gases are backfilled into in this range the mean path, it is very more important to consider the molecule surface collisions than the molecule collisions, यानी कि surface के साथ collision start हो जाते हैं और molecule में कम होते हैं. We assume that at a pressure P millibar all gas molecules arriving at a surface stick to it until one complete layer is formed. Then the time t seconds to form such a monolayer on that surface is given approximately by the equation बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन है t इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय p. अच्छा, इसमें क्या है, वी अज्यूम दैट एट अ प्रेशर p millibar all gas molecules around the surface stick to it until one complete layer is formed. बेसिकली हमारे पास जब हम ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट कर देंगे अल्ट्रा हाई वैक्यूम तो उस वक्त क्या होगा, मीन फ्री पाथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा. मतलब इस वक्त मॉलिक्यूल का कुलियन जो है वो नहीं होगा, मॉलिक्यूल और सरफेस का कुलियन होगा, जिसके वजह से सरफेस पे एक और लेयर बन जाएगी. ठीक है, सरफेस के साथ स्टिक कर जाएंगे और वन कंप्लीट लेयर इज फॉर्म, देन द टाइम t सेकंड्स टू फॉर्म सच अ मोनो लेयर on that surface is given approximately by the equation. ठीक है, जो हमारे पास सरफेस बन जाएगी then the time t seconds to form, उसमें जो टाइम t सेकंड्स है मतलब कितने सेकंड्स लगेंगे उस सरफेस को उस सरफेस पे लेयर बनने पे, वो जो टाइम हमें रिक्वायर होगा सरफेस पे जो लेयर बन जाएगी. मतलब सरफेस का क्या मतलब ये है कि चैम्बर जो हमारे पास है ना, चैम्बर की सरफेस उस पे हमारे पास लेयर बन जाएगी. मतलब मॉलिक्यूल का आपस में कुलियन कम होगा लेकिन मॉलिक्यूल सरफेस का कुलियन ज़्यादा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास सरफेस पे लेयर बन जाएगी और जितना टाइम रिक्वायर होगा सरफेस पे लेयर बनने का वो हमारे पास t is equal to then 3 multiplied by 10 raised to power minus 6 divided by p. Thus at 10 raised to power minus 6 millibar this time in is a few seconds, whereas at 10 raised to power it is several hours, making it possible to conduct measurements on atomically clean surfaces. 10 इज टू माइनस 10 मिली बार पे जो है वो हमारे पास ज़्यादा घंटे लग जाएंगे उस सरफेस पे बनने के लिए. तो अल्ट्रा हाई वैक्यूम इज देयरफॉर एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन ऑल स्टडीज ऑफ क्लीन सरफेसेस यूजिंग फॉर एग्जांपल द टेक्निक्स ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉन field ion microscopy, scanning, tunneling microscopy, electron diffraction, OJ electron spectroscopy, secondary ion mass spectroscopy, and photoelectron spectroscopy. ठीक है, यानी कि ये वाला जो है अल्ट्रा हाई वैक्यूम इज देयरफॉर एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन ऑल स्टडीज ऑफ क्लीन सरफेसेस यूजिंग फॉर एग्जांपल द टेक्निक्स ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉन फील्ड आयन माइक्रोस्कोपी, scanning, tunneling microscopy, electron diffraction, OJ electron microscopy,
ion mass spectroscopy and photoelectron spectroscopy. Ultra high vacuum is also necessary in the new large kilometer gravity wave interferometer, which are currently being developed at a number of laboratories in order to have stable and optical paths for the internal laser beams. अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास थोड़ा सा अल्ट्रा हाई वैक्यूम को। अब हमने दो इक्वेशंस पढ़ी हैं, एक हमने मीन फ्री पाथ की इक्वेशन पढ़ी है, वो क्या थी 0.007 डिवाइडेड बाय पी, और जब हमने दूसरी की पढ़ी थी वो दैट इज टी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -6 डिवाइडेड बाय पी। और उसमें हमने कहा था कि मीन फ्री पाथ, तब हम हाई वैक्यूम में मीन फ्री पाथ जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे पास प्रेशर की वैल्यू कम होती है। तो हाई वैक्यूम में मीन फ्री पाथ जो है दैट इज इंक्रीज एंड, और यहाँ पे अगर हम अल्ट्रा हाई वैक्यूम की बात करें तो उस वक्त हमारे पास टी जो है वो भी इंक्रीज करता है क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करता है। Ultra extreme, since about the mid 80s there has been an increasing demand to achieve pressures less than 10 raised to power -12 millibar। और अगर हम लो करेंगे प्रेशर को तो हमारे पास 10 raised to power -12 millibar से इन नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अगर एप्लीकेशंस होंगी तो तब हमें इतना प्रेशर चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल इन एंटी पार्टिकल एक्यूमुलेटर्स in storage rings, pressures less than 10 raised to power -12 millibar are required in order that the loss rate of particles by collisions with gas molecules is not excessive. In the fabrication of some low dimensional structures by molecular beam epitaxy, pressures of the order of 10 raised to power -12 millibar or less are used to achieve ultra clean growth conditions. Ultra clean growth conditions, ठीक है। तो अब हमारे पास ये है कि दिस इज नेसेसरी बिकॉज द ग्रोथ रेट ऑफ द डिपॉजिट्स इज ओनली अबाउट 1 atomic layer per second and purities of 1 part in 10 raised to power 8 are required so that contamination rates due to residual gas capture must be exceedingly small. The range of applications of vacuum technology is thus extremely wide, and this book is an attempt to provide an up-to-date description of the relevant basic theory, methods of production and measurement, design and testing of vacuum, and of the materials and components involved. द प्लान ऑफ द बुक, अच्छा बेसिकली ये आगे बुक के बारे में बताना शुरू हो गए हैं, इतना ही आपने करना है जो ऊपर एक्सट्रीमली हाई वैक्यूम का लिखा है एक्सीडिंगली स्मॉल तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमने पेज 1, ये अभी हम आज नहीं करते, अभी जो है वो आप इतना कर लें अभी। हाँ अच्छा, ये अगर बुक आप लोगों से ओपन नहीं हो रही तो मैं देखती हूँ अगर कोई और मुझे लिंक इसका मिल जाता है तो हम वहाँ से इसको कर लेते हैं। लेकिन ये कि आप यहाँ से भी इसको जो मैं ओपन कर रही हूँ, मतलब मैंने आपको जो लेक्चर दिया है आप यहाँ से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिटेल्स में नहीं जाना होता, आपने मतलब मेन पॉइंट्स लिखने हैं इसके ना, मतलब लो वैक्यूम के, हाई वैक्यूम के, मीडियम वैक्यूम के, सबके आपने पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपने। तो जैसे अब ये पहला पेज है, ये फर्स्ट पेज है, अच्छा ये वाली बुक है ना। तो ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों नहीं आपको मैं जो लिंक दिया अगर ये ओपन नहीं हो रहा तो आपको मैं देखती हूँ, आप लोग खुद भी वैसे सर्च करना है, ये बुक आपको शायद मिल जाए, बेसिक वैक्यूम टेक्नोलॉजी सेकेंड एडिशन।
या फिर ये है कि आप ऐसा करें कि जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं आपके, जो बैच आपका एमएससी का चला गया है, उन्होंने भी ये बुक कहीं से सर्च की थी, अब मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं पड़ी हुई, और भी उन्होंने भी ये लिंक कहीं से देखा था, उनसे पूछ लें अगर उनको पता हो तो वहाँ से कर लें, और अगर नहीं मिल रही तो फिर मैं देखती हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ से जैसे आपको मैं ये बता रही हूँ तो आप लोग ये नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये सेकंड पेज है, और ये हमारे पास फिर ये हमारे पास इसके कंटेंट्स होंगे। देन हमारे पास जो है वो आएगा पहला पेज है, हाँ इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ से आपने इसको लिखना शुरू करना है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से मतलब ये सारा आप लोग ये चीज़ें लिखोगे। इसमें आप देख सकते हो वैक्यूम की पहले डेफिनेशन लिख लो कि वैक्यूम की डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको पहले बता दी थी कि वैक्यूम इज़ डिफाइंड एज vacuum is defined as the condition of gas under less than atmospheric pressure। फिर आप इसको डिटेल में सारा लिख लो, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि जो है वो आप इसको सारा समझ लो कि हमने किस तरह करना है और कैसे इसको लिखना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़्यादा डिटेल में इसको करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।